नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने पर आपकी तरह और भी दर्शक इस वीडियो से रूबरू हो सकेंगे। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे 140 करोड़ देशवासियों की राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल कैसे चल रही है और किस तरह से एक पार्टी दूसरी पार्टी को पटकनी देने के लिए साम दाम दंड भेद दांव पेच अपना रही है। क्या योगी आदित्यनाथ जो 22 जनवरी को दिल्ली में आकर के 3 सीटों पर चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में, यह पूर्वांचली बहुल क्षेत्र माना जाता है और इसी पूर्वांचली बहुल क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने, हम समझते हैं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरने का काम कम किया और अमित शाह की पोल ज़्यादा खोली। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया और कहा कि इन रोहिंग्याओं को बसाने के लिए नोएडा के पास ओखला में जिस तरह का प्रयास किया अरविंद केजरीवाल ने, वह घिनौना प्रयास है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड बांटा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा। तो जो सवाल उठाए उसी सवालों पर खुद ही घिर गए या भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को घेरने के लिए पिच तैयार कर दिया। दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के हवाले है। पुलिस व्यवस्था अगर अरविंद केजरीवाल के पास होती और अपराध बढ़ते तो अरविंद केजरीवाल को घेरा जा सकता था। लेकिन उन्होंने जिस तरह से रोहिंग्याओं का मामला उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाया और इन्हें आधार कार्ड बांटने की बात कही, तो आधार कार्ड का अगर सबूत है तो अरविंद केजरीवाल को घेरा जा सकता है, लेकिन कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल खुद घेर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, शाह को और योगी को कि वह सबूत दीजिए जिसने दिल्ली सरकार ने जो आधार कार्ड बांटे हैं और रोहिंग्याओं को और घुसपैठी बांग्लादेशियों को बसाया है दिल्ली में। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समझ में यह नहीं आ रहा कि अब दूसरे चरण में योगी को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, क्योंकि योगी ने आकर के अमित शाह की पोल खोली है और जिस तरह से पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया उससे भी घिर गए हैं। पूर्वांचलियों के मुद्दे में यह कहा जा रहा, असल में पूर्वांचली उसे कहा जाता है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं और दिल्ली में बस गए हैं, झुग्गी झोपड़ी बना करके, या मध्यम वर्ग के लोग हैं, अपना घर बना लिए हैं, रह रहे हैं, उन्हें पूर्वांचली कहा जाता है। तो पूर्वांचलियों का वोट हासिल करने के लिए बुलाया गया योगी आदित्यनाथ को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाते हैं और हर राज्यों के चुनाव में उनकी पैठ होती है, उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन दिल्ली में पूर्वांचलियों का मुद्दा, पूर्वांचलियों के बीच प्रचार करने के पहले मोदी और शाह को सोच लेना चाहिए था कि जिस पूर्वांचल की बात हो रही है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान वहां खुद अपने सांसदों को नहीं जिता सके योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचलियों के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है।
तो जो पूर्वांचलियों का वोट लोकसभा में नहीं ला सके योगी आदित्यनाथ, वह दिल्ली में आकर के क्या पूर्वांचलियों का वोट हासिल कर सकते हैं? और जिस तरह से पूर्वांचलियों को और बिहार के एक जाति पंडितों की झा होते हैं, उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने किया। झा कम्युनिटी और पूर्वांचली बुरी तरह से खफा है और ऐसा अपमान किया कि उस अपमान को बताया भी नहीं जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में किया, उसे तो बताया जा सकता है, लेकिन शहजाद पूनावाला की टिप्पणी को विश्लेषण में शामिल नहीं किया जा सकता है। और अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब का जो अपमान किया था वह भी दिल्ली चुनाव में गूंज रहा है। खास करके दलित समाज के वोटरों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वह बाबा साहब के अपमान से जुड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज यानी रेवड़ियों से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं आज अपने घर के पास वैशाली से थोड़ी दूर पड़ता है खिचड़ीपुर, यहाँ पर एससी दलित समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके बीच गया था गली नंबर 6 में और बहुत सी महिलाओं से पुरुषों से बात किया। तो हमें जितने भी दलित वोटर मिले सब ने कहा कि हम बाबा साहब के अपमान को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। एक टाइम खाना न मिले तो चल जाएगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माता का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जो लोक कल्याणकारी काम कर रहे हैं उसका फायदा हमें मिल रहा है। उन्होंने हमें दिखाया कि ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पर 20-25 लोग आए हुए हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, डॉक्टर दवाइयाँ लिख रहे हैं। लेकिन उसी क्लिनिक के सामने हमें जो गंदगी दिखाई दी, मैंने उसके बारे में भी सवाल किया तो पता चला कि एमसीडी की गलती है जो कि सफाई नहीं कर रही है, इसमें अरविंद केजरीवाल की कोई गलती नहीं है। तो देखने में यह आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने आकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जो प्रयास किया वह उसका उल्टा असर हुआ और दिल्ली की कानून व्यवस्था लोगों के सामने आ गई। और उस कानून व्यवस्था में आज कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने, खास करके सुप्रिया श्रीनेत नामक की एक प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि डेली 7 महिलाओं का अपहरण होता है दिल्ली में। बहुत चौंकाने वाली खबर है। और 10 बच्चों का अपहरण होता है डेली और 3 बलात्कार, औसतन 3 बलात्कार दिल्ली में डेली होता है और दिल्ली दहशत में रहती है। अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा, बल्कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सराहना किया। सराहना एक तंज के लहजे में किया, तंज कस रहे थे, सराहना नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने रोहिंग्याओं का मसला उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला उठाया। उन्हें जा करके अमित शाह को गाइड करना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए कि हमने अपने राज्य उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर का सफाया किया है और दिल्ली में 11 गैंगस्टर हैं जो कि आए दिन अपराध करते हैं, खुल्लम खुल्ला दिल्ली की गलियों में घूमते रहते हैं और क्राइम करते हैं। तो अमित शाह को समझाए जा करके योगी आदित्यनाथ कि यहाँ क्राइम रोके, जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश में आपने रोका है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तो कम हुआ योगी के द्वारा, लेकिन दुष्प्रचार ज़्यादा हुआ।
शाह और योगी में प्रधानमंत्री पद के लिए उत्तराधिकारी बनने के लिए आज से नहीं वर्षों से संघर्ष चल रहा है। योगी चाहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं एक बड़े प्रदेश 24 करोड़ आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2 टर्म का मुख्यमंत्री माना जाऊंगा, इसलिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हमारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह दोनों चाहते हैं कि मोदी जब रिटायर्ड हों तो उन सारी जिम्मेदारी शाह को सौंपी जाए, यानी प्रधानमंत्री के रूप में शाह का नाम लाना चाहते हैं। तो शाह और योगी में जो संघर्ष हो रहा है वो आए दिन लखनऊ से दिल्ली के बीच में जंग का रूप ले लेता है, जिसे आपने अनेकों बार देखा होगा। लेकिन यहां पर आकर के जिस तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था को उठा करके योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना कम साधा, शाह पर निशाना ज्यादा साधा। अब अरविंद केजरीवाल मुखर हो गए हैं शाह के प्रति और योगी के प्रति, और योगी और शाह दोनों को लपेटे में ले रहे हैं। दिल्ली दंगा का भी याद दिलाया था योगी आदित्यनाथ ने। 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ था, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में, और वहां उस दंगे में 53 से अधिक लोग मारे गए थे, बहुत से लोग घायल हुए थे, हिंदू भी मारे गए थे, मुस्लिम भी मारे गए थे। लेकिन उस दंगे में जो कुछ मैंने देखा था दिल्ली में रहते हुए, वह दंगा आयोजित कराया था आरएसएस ने, और आरएसएस के ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो कि आरएसएस की शाखाओं में होते हैं, आरएसएस के तमाम कार्यक्रमों में होते हैं, आरएसएस का भगवा झंडा उठा करके चलते हैं, और वही लोग पुलिस के ड्रेस में आकर के लोगों का कत्लेआम कर रहे थे। बहुत से ऐसे फोटो वायरल हुए हैं जिसमें संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोग पुलिस के ड्रेस में और सेना के ड्रेस में कत्लेआम कर रहे थे। तो उस दंगे को उठा करके भी अमित शाह को घेरने का काम किया कि दंगा नियंत्रण भी तो कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस का काम है। लेकिन दिल्ली पुलिस चुप रही और दंगा हुआ और 53 से अधिक लोग मारे गए। 2020 में योगी आदित्यनाथ भी आए थे प्रचार करने के लिए, और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया गया था, जिस तरह से CAA NRC ला करके मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान बनाने का प्रयास किया गया था, उसके खिलाफ संघर्ष हुआ था। और याद कीजिए 2020 में अमित शाह ने बाबरपुर से कहा था, बाबरपुर सीट पर प्रचार करने गए थे, वहां से कहा था कि बटन दबाइए बाबरपुर में और करंट लगे शाहीन बाग में। तो 2020 में भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया था, लेकिन वह कोशिश नाकाम रही, और वह ध्रुवीकरण 2025 के चुनाव में भी करना चाहते हैं, लेकिन वह ध्रुवीकरण यहां नहीं हो रहा है। कटोगे बटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगी, यहां चलने वाला नहीं है। क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर मतदाता चाहे भले ही गरीब वर्ग के हों, दलित वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, वह पढ़े लिखे होते हैं। 10वीं पास, 5वीं पास, 8वीं पास तो सभी होते हैं, शिक्षित होते हैं। इसलिए इनके बीच में बटोगे कटोगे और हिंदू मुस्लिम करने पर वोट नहीं मिल सकता है। और पीछे देखिए तो मिला भी नहीं है। 2015 में भी बुरी तरह से हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, और 2020 में भी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, यह मैंने भी देखा दिल्ली की जनता के बीच, तमाम कॉलोनियों में, तमाम झुग्गी झोपड़ियों में और मध्य वर्ग के रिहायशी इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी है। इसकी वजह से कुछ सीटें घट सकती हैं। याद कीजिए 2015 में
67 सीटें आई थी, सिर्फ 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। थोड़ी इनकम्बेंसी थी, इसलिए 2020 में 8 सीटें घटी हैं। कहाँ 3 और कहाँ 8 हो गए। हो सकता है कि इस बार 10 सीटें घट जाएं या 15 सीटें घट जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि 50 सीट से कम नहीं आएगा आम आदमी पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी मुद्दा उठाते हैं उसे अपने ब्रह्मास्त्र से अरविंद केजरीवाल ध्वस्त कर देते हैं। शीश महल की भी हवा निकाल दिया अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने। गंगा की सफाई की बात, जमुना की सफाई की बात जहां तक है तो उसके लिए भी घेरने का काम किया अरविंद केजरीवाल को योगी ने। लेकिन योगी से सवाल पूछा जा रहा कि मथुरा में जो जमुना बहती है, आप वहां पर जा करके जमुना का पानी पी करके आचमन करके दिखाइए। और अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछा है। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, इन्होंने कहा कि गोमती नदी लखनऊ में ही है, योगी के घर से थोड़ी दूर पर बहती है, उसमें जाकर के आचमन करके या गंगा जल गोमती का जल पी करके दिखाएं। तो योगी आदित्यनाथ का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह यमुना की सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को सलाह दें कि आकर के यमुना के पानी में डुबकी लगाएं। अभी तो राजनीति का स्तर, चुनाव प्रचार का स्तर पूरी तरह से निचले स्तर पर नहीं आया है, लेकिन निचले स्तर पर जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है और उसके सभी मुद्दे फ्लॉप हो जा रहे हैं, सभी ब्रह्मास्त्र को अरविंद केजरीवाल मोड़ करके उन्हीं की दिशा में कर देते हैं और जो वार करते हैं उसकी चोट भारतीय जनता पार्टी को ही लगती है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 3 अंदरूनी सर्वे आए हैं और तीनों में हारते हुए दिखाया गया है। हरियाणा में भी अंदरूनी सर्वे यही कह रहा था कि हार हो रही है, लेकिन वहां की हार को जीत में कैसे बदल दिया और चुनाव आयोग ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, अब छन छन करके सारी चीजें सामने आ रही हैं। मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वह हार रही है, उसकी बुरी तरह से हार हो रही है, लेकिन वह इस हार को जीत में बदलने के लिए हरियाणा की तरह साम दाम दंड भेद हर कुछ अपना करके सारे घोड़े खोल दिए। और हो सकता है कि उसका जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है चुनाव आयोग ने जिस तरह से 5 लाख से अधिक वोट जोड़े हैं नए वोटरों को, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 लाख वो पूरे वोट मिल ही जाएंगे। अभी जून में चुनाव हुआ था, मई जून में लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव और आज के दिन लगभग 7 महीने बीते हैं। और जब इनकी वोटर लिस्ट बन करके तैयार हुई तब तक 7 या 8 महीने बीते थे। इतने दिनों में 5 लाख वोटर बढ़ गए दिल्ली में। किसी को विश्वास हो सकता है? मान लीजिए जिसकी 18 वर्ष उम्र नहीं थी, ऐसे कुछ 18 वर्ष के हुए होंगे, लेकिन 5 लाख इनकी संख्या हो जाए, यह तो बहुत ताज्जुब का विषय है। बहरहाल दिल्ली में जो कुछ चल रहा है, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए की नज़र होनी चाहिए। और इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल की सराहना की जानी चाहिए
कि जो भी मुद्दे उन्होंने उठाया है या जो केजरीवाल मॉडल बनाया है लोक कल्याणकारी योजनाओं को दे करके, जनता का पैसा है जनता के बीच दे करके, रेवड़ियां बुनियादी सुविधाएं हैं, मौलिक सुविधाएं हैं और इन सुविधाओं पर मतदाताओं का, दिल्ली वासियों का अधिकार होना चाहिए। और जो दिल्ली मॉडल केजरीवाल ने अपनाया अब वही सभी राज्यों की ओर बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि हरियाणा में भी केजरीवाल मॉडल चला और महिलाओं को पैसे बांट करके चुनाव जीता गया। महाराष्ट्र में भी हुआ ऐसे ही, महिलाओं को पैसे 3 महीने पहले से ही, आचार संहिता लागू होने के पहले से ही 3 किस्त दे दी गई। तो जिन महिलाओं को पैसे मिले उनका एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यही हाल झारखंड में रहा कि 1000 रुपये मैया योजना के तहत वहाँ दी गई, पहले भी दी जाती थी, उसका भी फायदा वहाँ पर मिला। और हेमंत की सरकार बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, वहाँ भी फ्री बीज की घोषणा की गई। यानी दिल्ली मॉडल जो है ये अब पूरे देश में लागू होगा और दिल्ली मॉडल से ही चुनाव जीता जाएगा। और दिल्ली मॉडल का विस्तार इतना ज़्यादा हो गया है कि अब कोई 2100 देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी 2100 कैश देगी हर महिलाओं को दिल्ली की, भारतीय जनता पार्टी 2500 देगी, कांग्रेस 2500 देगी, लेकिन कांग्रेस 8000 हर महीने बेरोजगारों को देगी। तो कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 18000 दे रहा है, 8000 दे रहा है। और यह रकम दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो अब हमें लगता है कि जो भी चुनाव जिस राज्य का भी होगा, अब दिल्ली के बाद बिहार का नंबर रहेगा, अगले साल बिहार में चुनाव है और फिर 2027 में यूपी में है। तमाम राज्यों में चुनाव आए दिन होते ही रहते हैं और हर जगह केजरीवाल मॉडल अगर लागू होता है तो इसे सौभाग्य कहा जाए या फिर दुर्भाग्य कहा जाए। हम समझते हैं कि कैश के बजाय जो लोक कल्याणकारी काम, शिक्षा का विस्तार करना, अच्छी किस्म की उम्दा शिक्षा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना, फ्री में दवाइयाँ, फ्री में ऑपरेशन, फ्री में जांच, हर कुछ होना चाहिए। जनता का पैसा जनता पर खर्च होना चाहिए। और दिल्ली मॉडल में अरविंद केजरीवाल ने यह काम 2015 से शुरू करके एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया है जो जनता के पक्ष में है, खास करके गरीब जनता के पक्ष में है। तो केजरीवाल मॉडल और केजरीवाल की आलोचना करना, हम समझते हैं कि दिल्ली के लोग उनकी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल के मुरीद हैं, केजरीवाल की सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करती है, वह हिंदू मुस्लिम दिल्ली में काम नहीं आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ को बुला करके हिंदू मुस्लिम तो कम हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फजीहत ज़्यादा हुई। अमित शाह की पोल ज़्यादा खुली और दिल्ली में हो रही क्राइम की और रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की, दिल्ली में हुए दंगों की ऐसी पोल खोली है कि अमित शाह योगी से नाराज बताए जा रहे हैं। और यह नाराजगी आगे चल करके क्या गुल खिलाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात और बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। और इसको भी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार में आज 23 तारीख को शामिल किया और उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठ करके सुरक्षा के भावना से हर राजनेताओं को
उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वास्तव में उन्होंने सही कहा है। और अगर अमित शाह उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करेंगे तो पंजाब गवर्नमेंट उन्हें सुरक्षा देने की बात कह रही है, क्योंकि अमित शाह एक ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर उनकी कुदृष्टि पड़ जाती है। जिस सरकार के ऊपर कुदृष्टि पड़ जाती है, जिस कारपोरेट के ऊपर कुदृष्टि पड़ जाती है, या जिस विपक्ष के नेता के ऊपर कुदृष्टि पड़ जाती है, उसे वह तबाह कर देते हैं। ऑपरेशन लोटस से, साम दाम दंड भेद से, सीबीआई, ईडी, आईटी एजेंसियों से। तो दिल्ली दंगल बहुत रोचक मोड़ पर आ गया है। और अब दिल्ली दंगल में क्या होगा वह तो सामने आएगा, लेकिन आज की तिथि तक यानी 24 जनवरी तक यही देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी जो टक्कर दे रही थी, अब वह बैकफुट पर खड़ी हो गई है। और राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि बीमार पड़े हुए हैं, और कांग्रेस भी बीमार पड़ी हुई है अरसे से, दिल्ली कांग्रेस। तो राहुल गांधी कब सक्रिय होंगे, प्रियंका गांधी कब सक्रिय होंगी, कांग्रेस का कितना प्रचार करेंगी। और पिछले अनुभव से अगर देखिए तो कांग्रेस को 4.5% वोट मिले थे। इस वोट बैंक में कितना विस्तार कर पाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमें लगता है कि कांग्रेस हो सकता है कि 1 या 2 सीटें हासिल कर ले और उसका वोट प्रतिशत बढ़ करके 7-8% तक हो जाए। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कि 2020 में 38% वोट लाई थी, हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से दुष्प्रचार, साम दाम दंड भेद और योगी के आने से हो सकता है कि 2 या 3% वोट और मिल जाए। तो कुल मिलाकर के 10 या 12% वोट अरविंद केजरीवाल का कम होने जा रहा है। अगर 10% भी कम होता है तो 54 से घट करके 44 पे आ जाएंगे। और इसके बावजूद भी 45 से 50 सीटें उन्हें मिल जाएंगी। राजनीतिक जानकारों का यही विश्लेषण है और यही हमारा भी विश्लेषण है। और हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल हैट्रिक बनाने में कामयाब होंगे। जिस तरह से मोदी कामयाब हुए थे और 140 पर आकर के ठहर गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जादुई आंकड़े 36 को पार करेंगे, पार ही नहीं करेंगे, 36 के आगे कम से कम 10 सीटें यानी 46 सीटें जरूर लाएंगे। 45 से 50 के बीच में आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेंगी। अभी के कैलकुलेशन के आधार पर हम यही कह सकते हैं। अभी लगभग 10-11 दिन और बाकी है चुनाव होने में, मतदान होने में। उस इतने दिनों में जमुना में कितना पानी बहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, और पानी का बहाव किस ओर होगा यह भी नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है, आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। त्रिकोणीय संघर्ष बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का खाता खुल जाएगा जरूर, 1 या 2 सीटें आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।